थोड़ा सा और यदि पीछे जाएं 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और उनकी एक छवि बनी थी। उस छवि में ये था कि वो एक ईमानदार पॉलिटिक्स करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, सादा जीवन बिताएंगे, सादगी के साथ राजनीति करेंगे। ये मिथ 2015 में जब उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई 2015 में 67 आउट ऑफ 70 जब उन्होंने चुनाव जीता तो उसके बाद ये मिथ टूट गई लोगों की, क्योंकि उन्होंने जितने भी इस तरह के दावे किए थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ एक माहौल बनता गया। उसके बाद रही सही कसर जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें उन्होंने अलायंस किया इन्हीं सब पार्टियों के खिलाफ, जिसके खिलाफ वो एक बड़े मन से कहते थे, एक लिस्ट निकालते थे कि ये भ्रष्टाचारी ये हैं, चोर इनके है, ये साथ। भ्रष्ट है, इसको जेल में डाल दो, इसको बंद कर दो। फिर उस टाइम जब उन्होंने जैसे अनाउंस किया था, मैं उस टाइम किसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ था, आपको याद है, आप भी उसमें एक्सपर्ट के रूप में थे। उसी टाइम मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए एंड की शुरुआत हो जाएगी। आपके घर में पानी आता होगा, पानी साफ पानी आता है, साफ पानी पीते हैं। जैसे पानी में थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा सा मक्खी या कुछ लगे, लोग कहते हैं अरे गंदा पानी, दूसरा पानी लेके आओ। आप सोचिए, पूरे दिल्ली के जिसके घरों में गंदा पानी आता होगा उस पे क्या बीतती है। गंदा पानी की समस्या, उस पे जो आग में घी डालने का काम किया। पिछले साल आपको याद होगा गर्मी के महीना में जिस तरह टैंकरों को लेके बड़ी बड़ी दिखाई विजुअल्स आते थे, किस तरह लोग परेशान है, हफ्तों तक लोग नहीं नहाते थे। आगे आ जाए, कब कौन पीछे चला जाए, वो सारी चीजें जनता के हाथ में होती है और जनता को आपको खुश करने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको पॉलिटिक्स करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल यही चूक गए थे कि उनकी जो छवि थी उसमें उन्होंने अपने आप डेंट लगा लिया। डेंट लगाया तो उसका नुकसान उन्होंने दिल्ली की सत्ता हारने के तौर पे उसकी भरपाई करी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव के बाद कई सारे एग्जिट पोल्स हुए। एक ऐसा ही एग्जिट पोल मेरे नजदीकी मित्र भावेश झा ने किया, जो कि CNX मीडिया चलाते हैं। भावेश मेरे साथ इससे पहले कई सारे चैनल्स पर ढेर सारे एग्जिट पोल कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा प्रेडिक्ट किया था, वैसा ही हुआ। क्यों ये परिस्थितियां बनी, क्या ग्राउंड पर उनको दिखा, क्या उनका आंकड़ा कहता है, क्या ये केजरीवाल के खिलाफ जनमत संग्रह था, और क्या उन्होंने इस बात को महसूस किया कि या तो इस चुनाव में केजरीवाल को हराना है या इस चुनाव में केजरीवाल को जिताना है। क्या भावेश भाई ऐसा ही बन गया था चुनाव? देखिए, इसकी शुरुआत होती है 2019 लोकसभा चुनाव के आसपास। अ, थोड़ा सा और यदि पीछे जाएं 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और उनकी एक छवि बनी थी। उस छवि में ये था कि वो एक ईमानदार पॉलिटिक्स करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, सादा जीवन बिताएंगे, सादगी के साथ राजनीति करेंगे। ये मिथ 2015 में जब उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई 2015 में 67 आउट ऑफ 70 जब उन्होंने चुनाव जीता तो उसके बाद ये मिथ टूट गई लोगों की, क्योंकि उन्होंने जितने भी इस तरह के दावे किए थे वो सब खत्म हो गए थे। उसके बाद 2019 आते आते उन्होंने जिसके खिलाफ अपनी पार्टी खड़ी की, जिसके खिलाफ आंदोलन से जब वो निकले थे तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस के विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन वो माना जाता था कि कांग्रेस के विरुद्ध ही था। भले ही आप इसको एक्सेप्ट करें कि ना करें, पर चूंकि कांग्रेस सेंटर पॉइंट में थी तो कांग्रेस के विरुद्ध ही उसको माना जाएगा। उसके साथ आपने गठबंधन करने के लिए बहुत जद्दोजहद की। आपको याद होगा, बहुत सारे ट्वीट करते थे उस टाइम अरविंद केजरीवाल की। कांग्रेस ने लगभग मना कर दिया, फिर कहते नहीं बातचीत चल रही है, फाइनली वो मना कर दिया गया। ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई लोकसभा चुनाव में और बीजेपी फिर से दोबारा 2019 में लोकसभा की 7 सीटें की। उसके बाद उन्होंने बहुत स्मार्टली उस टाइम उन्होंने फ्री बस और चुनाव से पहले उन्होंने स्कीम अनाउंस कर दिया था, जिसका एक असर हुआ। ठीक है, वो असर उसके बाद बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप थी दिल्ली की, उसका लचीलापन की वजह से एक बार फिर एक टर्म बीजेपी को आम आदमी पार्टी को 2020 में मिल गई थी। लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ एक माहौल बनता गया। उसके बाद रही सही कसर जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें उन्होंने अलायंस किया इन्हीं सब पार्टियों के खिलाफ, जिसके खिलाफ वो एक बड़े मन से कहते थे, एक लिस्ट निकालते थे कि ये भ्रष्टाचारी ये हैं, चोर इनके है, ये साथ। भ्रष्ट है, इसको जेल में डाल दो, इसको बंद कर दो।
मुझे याद है, वो तमाम बिल्कुल प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंसेस मुझे याद है। मैं खुद अन्ना आंदोलन को रामलीला मैदान से कवर कर रहा था भावेश भाई। फिर क्या होता है? फिर उस टाइम जब उन्होंने जैसे अनाउंस किया था, मैं उस टाइम किसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ था, आपको याद है, आप भी थे उसमें, एक्सपर्ट के रूप में थे। उसी टाइम मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए एंड की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा फुल स्टॉप बना लिया कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी गेम नहीं कर सकते। दिल्ली पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है कि लड़ाई शुरू हो, लेकिन उनके लिए बड़ी चैलेंजेस शुरू हो गई थी। उसी टाइम मैंने कहा था। रही सही कसर, उसके बाद बीजेपी ने जब दिल्ली का लोकसभा चुनाव का 7 कैंडिडेट अनाउंस किए थे, उसमें उसका साफ झलक दिखता था कि उनकी जो लड़ाई थी वो दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए नहीं थी। उसी टाइम उन्होंने अपने 7 कैंडिडेट में, 7 लोकसभा जो सिटिंग एमपी थे, उनमें से उन्होंने सिर्फ एक को रिपीट किया, 6 का टिकट काटा था। और 6 में से लगभग सभी को बोला था कि दिल्ली की तैयारी के लिए। उसमें से उन्होंने 2 को चुनाव भी लड़वाया, प्रवेश वर्मा और विधुरी विधुरी साहब। तो उसी टाइम मैंने कहा था कि ये बीजेपी की लड़ाई 2025 विधानसभा चुनाव के लिए है। तो ये तो रही कि बीजेपी की लोकल यूनिट यहाँ पे क्या कर रही थी। दूसरी बात देखिए, इस 5 साल में जब से अरविंद केजरीवाल 2020 में जीते, तो उन्होंने कुछ ऐसा उनका कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर पॉलिसी नहीं था, सिवाय फ्री बस राइड के, वो भी चुनाव से पहले का था। उसमें कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं। दूसरी बात, जब आप देखेंगे, आपके घर में पानी आता होगा, पानी, साफ पानी आता है, साफ पानी पीते हैं। जैसे पानी में थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ा सा मक्खी हुई, ऐसा कुछ लगे, लोग कहते हैं अरे ये गंदा पानी, दूसरा पानी लेके आओ। आप सोचिए, पूरे दिल्ली के जिसके घरों में गंदा पानी आता होगा उस पे क्या बीतती होगी। गंदा पानी की समस्या, उस पे जो आग में घी डालने का काम का, पिछले साल आपको याद होगा गर्मी के महीना में जिस तरह टैंकरों को लेके बड़ी बड़ी दिखाई विजुअल्स आते थे, किस तरह लोग परेशान है, हफ्तों तक लोग नहीं नहाते थे, उस तरह के वीडियोस आते, वहां से उनके खिलाफ एक तरह का गुस्सा धीरे धीरे शुरू हो गया था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बीजेपी का जो अभी का जो रिजल्ट है, उसमें आप देखेंगे उन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बातें बताई जा रही है कि बीजेपी को मिडिल क्लास में या अपर मिडिल क्लास में एज है, लेकिन वो पहले से था। जितना बीजेपी को वोट मिलता है उतना ही मिला है, उससे बहुत ज्यादा वोट मिला नहीं है। लेकिन बीजेपी की जीत में उन लोगों का ज्यादा योगदान है जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जो जिनके हाथ में गंदे पानी का गिलास था, जिनके घरों में गंदे पानी आता था। तो ये यहाँ से उन्होंने बैक टू अरविंद। बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। मतलब आपके हिसाब से जो बिजली, सड़क, पानी, साफ सफाई, कूड़ा करकट का ढेर, यमुना का प्रदूषण, खराब सड़कें, ये प्राइमरी मुद्दा रहा? इससे त्रस्त थी, बिल्कुल मिस गवर्नेंस से त्रस्त थी अरविंद केजरीवाल के? बिल्कुल, ये जो सिविक इशू थी उनको वो मैनेज नहीं कर पाए। सिविक और इशू के 7 साल फ्रंट के पे उन। एमसीडी भी थी उनके पास। बिल्कुल, वो रही सही के साथ, वो 2022 में जो एमसीडी का चुनाव हुआ, जिसमें वो पहले इल्जाम लगाते थे कि एमसीडी में बीजेपी का सरकार है, तो ये सब मुद्दे बीजेपी को देखने हैं, तो हमारा काम नहीं है। तो वो सब चीजें रही सही। 2022 में लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि इनको काम नहीं करना, बस दूसरे पे ब्लेम करना। तो वो चीजें, वो वहां से उनके खिलाफ एक माहौल बनता गया। दूसरी तरफ देखेंगे, बीजेपी बहुत स्मार्टली, जैसे मैंने आपको 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही उन्होंने लोकल लीडरशिप को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। उसी तरह आप देखेंगे, जो इनके वीरेंद्र सचदेवा को जब से इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने अपने लोकल लीडरशिप को बहुत एक लड़ने की काबिलियत जताई। आप देखेंगे उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी। हर तरह की रैलीज हो, हर तरह के नुक्कड़ सभा हो, हर तरह के प्रोटेस्ट में वो जो सचदेवा साहब उनको लीड करते थे। उसके बाद आप देखेंगे बीजेपी, एक अब जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद देखेंगे जो उनका सबसे बड़ा पोल प्लैंक होता था कि सबको फ्री में बांट दो, सब कुछ फ्री में बांट दो, और लोग इससे अटैक भी हो जाते थे। बीजेपी ने उस पर भी बहुत मेहनत की, और क्योंकि ये सच्चाई है। आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में जिस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, उसमें आप देखेंगे कि फ्री की पॉलिटिक्स, चुनाव, फ्री की पॉलिटिक्स से चुनाव जीता जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आप 2018 याद कर लीजिए। इस तरह के पॉलिटिक्स को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उसको वोट कर रहे हैं। अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात होगी, लेकिन वोट उसको मिलता जाए। तो बीजेपी ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट किया और बीजेपी इसको आगे लेके आई, ताकि कुछ कमी ना रह जाए कि सिर्फ मैनिफेस्टो की वजह से हम चुनाव हार जाए। और ये जीत, जो इस तरह का जो मैंडेट हम लोग को शुरू से दिख रहा था,
बात नहीं जहां तक कि और आगे सीट हो सकता था अरविंद केजरीवाल और पीछे जा सकते थे, तो बिल्कुल जा सकते थे। उनको थोड़ा सा जो ऑक्सीजन मिल गया, वो एक दलित वोट में जितना डिवीजन दिख रहा था वो दिखा नहीं, मतलब एक्चुअली रिजल्ट में आया नहीं। सर्वे में दिख रहा था दलित वोट का और डिवीजन होगा, वो दिखा वो हो कि नहीं आया। अगर आगे की बात करें, अब आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल कहाँ खड़े हैं? उनकी राजनीति आगे कहाँ जा रही है? आपका सर्वे, आपका डाटा, आपके इंडिकेशंस क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल पुराने वाले बन जाए तो अरविंद केजरीवाल आगे चल जाएंगे, या अरविंद केजरीवाल को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा? भावेश जी, आपका डाटा क्या कहता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं था, पहले भी नहीं था। उनके एक छवि थी, वही उनका वोट बैंक था। उन्हीं की वजह से आम आदमी पार्टी को वोट मिलता था, और उन्हीं की वजह से आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर गई, ये पूरा सच है। तो उनको जिस दिन वो छवि उन्होंने अपने आप बिगाड़ लिया, उसके बाद उनके लिए पॉलिटिक्स में लंबे रेस की घोड़े बने रहना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गया था। फिर से उसी तरह का छवि गढ़ना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता है राजनीति में फुल स्टॉप होता नहीं, जनता कब किसको ऊपर चढ़ा दे कब किसको नीचे गिरा दे, ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन यहाँ से उनके लिए चैलेंजेस ये होंगे क्योंकि उनके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में माइनॉरिटी क्लास का वोट बैंक उनको इसलिए मिलता था क्योंकि उनको बीजेपी को हराना था। अदरवाइज उनके पास अपना कौन सा वोट बैंक है? सिर्फ उनकी छवि ही थी जो उनको वोट दिला रही थी। तो छवि खत्म हो गया तो उनको वोट नहीं मिल रहे। अभी जो आपको 40-42% जो उनको वोट दिख रहा है, वो उनकी छवि के कारण वोट, जो थोड़ी बहुत उनकी छवि बची थी उनकी वजह से था, और ये उनकी फ्री बीज की पॉलिटिक्स थी। अब उनके लिए चैलेंजेस ये स्टार्ट होंगे कि उनके जो 10 विरोध में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक विरोध की राजनीति तो देखी नहीं है, विपक्ष में रहे नहीं है। अब जब वो विपक्ष में रहेंगे, उनको किस तरह अ, मुद्दे उठाएंगे, किस तरह मुद्दे उठाएंगे, और उसमें वो खुद पहले क्या कर चुके वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद उनके पास एक पंजाबी आने वाली दिनों में, पंजाब का भी चुनाव है, तो वो सब सारी चीजें फैक्टर देखने पड़ेंगे। लेकिन तमाम चीजों के बाद एक चीज देखना होगा कि राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। 2010 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी 22 सीटों पे सिमट गई, लेकिन 2015 आते थे बिहार में फिर से किंग मेकर हो गए थे, और उसके बाद फिर से अभी इंडिया गठबंधन हुआ था, उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता। कब अरविंद केजरीवाल फिर से चमक जाए, कहा नहीं जा सकता। मतलब आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इज डाउन बट नॉट आउट? ये राजनीति की मेरी समझ है कि राजनीति में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, कभी भी कोई आगे। आप राहुल गांधी को ही देख लीजिए, बहुत बड़े एग्जांपल है। इतने चुनाव आ रहे हैं, लेकिन 2024 में कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस मजबूत क्या हुई कि पूरे गठबंधन का अब नेता उनको माना जाता है। इंडिया गठबंधन में अभी जो चुनाव से पहले लग रहा था कि राहुल गांधी को सब लोग नहीं मानेंगे नेता, चुनाव आते आते आपने देखा चुनाव का रिजल्ट जैसे हुआ, सब उनको नेता मानने लगे। अब आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इस चीज को प्रूव किया। तो राजनीति में मैं हमेशा कहता हूँ फुल स्टॉप नहीं होता। कब आगे आ जाए कब कौन पीछे चला जाए, वो सारी चीजें जनता के हाथ में होती है, और जनता को आपको खुश करने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको पॉलिटिक्स करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल यही चूक गए थे कि उनकी जो छवि थी उसमें उन्होंने अपने आप डेंट लगा लिया था। डेंट लगाया तो उसका नुकसान उन्होंने दिल्ली की सत्ता हारने के तौर पे उसकी भरपाई करी है, क्योंकि मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल खुद जानते थे कि उनकी कट्टर ईमानदार की छवि, उनकी टोपी, उनका मफलर, उनका जो रेनॉल्ड्स का पेन, उनका ओवरसाइज शर्ट, उनकी वैगन आर, ये उनकी यस। अरविंद केजरीवाल ब्रांड पॉलिटिक्स थी। जब आप बेसिक से भटक जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी आपकी चीजों के अंदर भटका होता है। मैं आपसे एक और बात समझना चाहता हूँ। कल से मैं कई टेलीविजन चैनल पर देख रहा हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ साथ होती है तो 14 सीटों पर जीत जाती है। ऐसे करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बना लेती। क्या पॉलिटिक्स में इस तरह का अंकगणित चलता है? नहीं, ये पॉलिटिक्स में चुनावी गणित इतना सीधा नहीं होता। ये तो नहीं माना जा सकता ना, जो वोट कांग्रेस को मिले हैं, कुछ सीटों को छोड़ दीजिए, जैसे जंगपुरा छोड़ दीजिए या मुस्लिम डोमिनेटेड कुछ और सीटों को छोड़ दीजिए, तो ये थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट में कुछ उनको वोट मिला होगा। लेकिन अधिकतर आप मुस्लिम डोमिनेटेड सीट देखेंगे तो अभी भी अरविंद केजरीवाल ही जीते। अब ये मान लेना कि 14 सीटें उन्होंने जो
कांग्रेस को जितना वोट वहां पे मिला उतनी वोटों से हारे, ये सारी सीटें, ये सारी वोटें अरविंद केजरीवाल को मिल जाती। यदि गठबंधन होता तो ये तो था। ये भी एक फैक्ट है ना कि वो वोट जो कांग्रेस को गई वो अरविंद केजरीवाल एंटी केजरीवाल वोट भी था ना। तो क्या संभव ये भी था कि वो वोट फिर से बीजेपी को मिल जाता और बीजेपी की और बड़ी जीत होता। तो ये इफ एंड बट वाली चीजें है। जिस तरह जहाँ पे इलेक्शन को इलेक्शन का इक्वेशन बना, उसके वजह से अपने अपने कैंडिडेट को लोगों ने वोट दिया, तो उस वजह से कम बेसी दिख रहा है। उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि इस वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई। आम आदमी पार्टी की हार निश्चित थी। मेरे से जितने भी लोगों ने 2 महीने पहले बात किया था उसको उनको मैंने सभी को कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस बार सीएम नहीं, चुनाव नहीं जीतने जा रहे। बहुत सभी लोगों को पता, तो उस समय लोगों को लग रहा था नहीं ये गलत होगा कहना, बीजेपी के लोकल लीडरशिप में उतना दम नहीं है। उसी टाइम मैंने कहा था कि नहीं ये होने जा रहा है, और देखिए आज रियलिटी बन गई। और भावेश भाई, ये बात मैं एक महीने से कह रहा था, लोग मुझे भरोसा नहीं कर रहे थे। और मैंने तो सोशल मीडिया पे कहा, इंडिया टीवी में, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में कहा, 23 तारीख को, 23 जनवरी को कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का इक्वेशन दिल्ली के अंदर बन रहा है। क्योंकि मैंने जो चुनाव देखे ना भावेश भाई, 2013 का चुनाव देखा, मदन लाल जी खुराना वाला। खुराना जी हम्म। उसमें 45+ सीटें लेकर आए। फिर 98, फिर 2003, फिर 2008 शीला दीक्षित क्लियर कट मेजोरिटी लेके आई। सिर्फ 2013 को छोड़ दिया जाए तो 2015 और हम्म। 2020 में भी क्लियर कट मेजोरिटी अरविंद केजरीवाल के पास थी। तो मुझे यही लगा था कि चाहे हम्म। अरविंद केजरीवाल जीते चाहे बीजेपी जीते, नेक टू नेक कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल क्लैरिटी बिल्कुल। के साथ दिल्ली डिसीजन देगी। और जैसा आपने जो मैंने महसूस किया, और वैसे मैंने विश्लेषण किया, और मेरे लिए थोड़ा अपर एज इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं खुद दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली में क्या क्या हम्म। परिवर्तन होते हैं इसको आप रोजमर्रा की चीजों पर महसूस करते हो। लेकिन लेकिन मुझे मतलब आप सर्टेनली ये कह सकते हैं कि जो ये थ्योरी जी दी आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ होते, इंडिया गठबंधन अगर साथ होता, तो अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते। ये चुनावी रणनीति और चुनावी आकलन और डाटा के हिसाब से फिट नहीं बैठती। नहीं ऐसा नहीं होता। आप यदि सिर्फ गठबंधन से ही चुनाव जीता जाता तो अभी महाराष्ट्र में तो बड़ी गठबंधन बनाई थी ना कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने। जी तो बिल्कुल, उस बहुत बड़ा गठबंधन के गठबंधन बाद था। भी, तो उसके बाद गठबंधन का क्या हुआ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में किसी और वजह से जीत जरूर मिली। जब चुनाव होता है तो बहुत सारे फैक्टर निर्भर करता है, पर्टिकुलर लोकल फैक्टर, लोकल कैंडिडेट, लोकल इश्यूज, वो सब चीजें देखा जाता है। जो 14 सीटों की बात किया जा रहा है उसमें इस तरह की सच्चाई बहुत कम है। कुछ 2-3 सीटों पे माना जा सकता है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी है जिसमें बीजेपी को भी उतनी वोटों से हार में जितनी वोटें कांग्रेस ने काट ली है। ये क्या मानेंगे कि ये भी तो हो सकता है ना कि बीजेपी और बड़ी जीत लेके आ सकती थी यदि कांग्रेस यदि उस गठबंधन में होता तो। मेरा जहां तक मानना कि इस तरह की चीजें थ्योरी सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ फेस सेविंग हो सकता है कुछ लोगों ने, मेरे ख्याल से जैसे चुनाव के परिणाम आ रहे थे उसी टाइम आपने देखा हुआ उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट आया था कि और लड़ते रहो आपस में। हम्म। तो एक तरह का ये फेस सेविंग है। आप रियल चीजों पे बात नहीं करेंगे कि आपको ये दिखना चाहिए कि आपकी हार क्यों हुई है। आप इस चीज पे बात करो ना कि आपकी हार क्यों हो रही है। आप जनता से कट गए थे, जो आपकी छवि थी वो धूमिल हो गई थी। आपको जिस वजह से लोगों ने बिठाया था वो चीजें आपने उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं की। उस चीजों पे आप आत्ममंथन करो। आपने जब 2015 या 2020 में जब चुनाव लड़ा था तो कौन से गठबंधन से चुनाव लड़ा? कौन अच्छा, सा कांग्रेस के साथ गठबंधन था आपका? मुझे मुझे एक बात उस टाइम तो बताइए। आपने बिना गठबंधन के इतनी सीटों लेके आए थे। मुझे एक बात बताइए कि बातचीत काफी हमारी हो गई है, लगभग 17-18 मिनट की। बहुत लंबा करूंगा नहीं, नहीं तो दर्शकों का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा हटता है इससे। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल। जानना चाहता हूँ, क्या कारण था कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार कांग्रेस से अलायंस नहीं किया विधानसभा चुनाव के अंदर? क्योंकि जैसे ही लोकसभा खत्म हुए, गोपाल राय आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारा अलायंस जो है जो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। क्या कारण है? क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सेंस नहीं कर पाई, या आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट? हाँ ओवर कॉन्फिडेंट मान सकते हैं। एक उनका बहुत वीडियो पुराना वायरल हो रहा है जब उन्होंने कल से जैसे चुनाव परिणाम आने लगे कि नरेंद्र मोदी भी आप मुझे इस जन्म में तो हरा नहीं सकते, आपको दूसरी जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना उनका, वो दो वजह से आती थी। एक, उनको अपने फ्रीबीज के पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा बिलीव भरोसा था था। कि फ्रीबीज, भरोसा था कि वो उनकी वो चलेगी। दूसरी ये था कि उनको लग रहा था कि बीजेपी के पास जो लोकल लीडरशिप है उसमें लोग आजकल, ये भी एक फैक्ट है कि लोग आज की डेट में लीडरशिप को देखते हैं कि अगला उसका सीएम कौन हो सकता है। बहुत स्टेट में देखा गया है।
तो उनको इस चीज का बिलीव था। और अरविंद केजरीवाल जी का पूरा कैंपेन देखिए, जो बीजेपी के खिलाफ वो लड़ रहे थे कि बीजेपी का दूल्हा कौन, तो उनको ये था कि बीजेपी के पास चूंकि सीएम कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु में उसमें शायद वो जीत जाए, इसीलिए वो कांग्रेस को साथ लेना मुनासिब नहीं समझा। ये एक बहुत बड़ी फैक्टर मुझे जो समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को साइड लगा हुआ कि केजरीवाल कांग्रेस को साइड यहाँ पे साइडलाइन करना ज्यादा बेहतर होगा। अब आप केजरीवाल को कैसे आंकते हैं? वो केजरीवाल जो विधानसभा में नहीं है, वो केजरीवाल जिन्होंने सड़क और संघर्ष की राजनीति मात्र 1.5-2 साल की और उसके बाद वो 11 साल तक लगातार सत्ता में रहे, वो केजरीवाल जो सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बने, वो केजरीवाल जो अभी भी पंजाब के अंदर सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे नेता का विपक्ष के नेता के तौर पर राजनीति करना आप कैसे देखते हैं? क्या बदलना पड़ेगा केजरीवाल को अपने अंदर? देखिए, जहां तक अब इनकी एक नई दौर की राजनीति शुरू होगी, सत्ता नहीं है, सत्ता में नहीं है, विधायक भी अब नहीं है, तो उनको पहले जो 2011-12 में जिस तरह वो लड़ते थे उस तरह की चीजें उनको करना पड़ेगा। लेकिन अब वही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उस तरह की छवि तो आपको अभी तो नहीं बन पाएगी, कुछ टाइम लगेगा, कुछ उस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। अभी तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि पंजाब में किस तरह वो अपने आप को, अपनी सत्ता को बचा पाते, क्योंकि पंजाब में यदि सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा चीज है कि पंजाब यूनिट, पंजाब जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है उस पर कंट्रोल कैसे बनाए, क्योंकि अभी सबसे चीजें मुझे जहां तक समझ में आता कि शायद संभव है कि इस हार के बाद हो सकता है पंजाब आम आदमी पार्टी में एक तरह का आत्मंथन जरूर चल रहा होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह का पार्टी का परफॉर्मेंस होगा, क्या एक रिवोल्ट हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ रिवोल्ट हो सकता है पंजाब आम आदमी पार्टी में, और वो जो महाराष्ट्र का शिंदे मॉडल या शायद इस तरह की कुछ चीजें हो न जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल है तो यहाँ के दिल्ली के रहने वाले या हरियाणा के रहने वाले। वहां पे उनको पंजाब में उनको जीत मिली थी एक हिंदू पार्टी के तौर पे नहीं मिली थी, उनको इस तरह जीत मिली थी क्योंकि भगवंत मान वहां पे सीएम उनको अनाउंस किया गया था, और उनकी जो पॉलिटिक्स थी उस तरह के जो सिख पॉलिटिक्स थी उसको वो उस तरह आगे बढ़ा रहे थे। अब चूंकि वो यहाँ से हार चुके हैं तो पंजाब उनको पहले बचाना, पार्टी पे कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2027 में जब वहां चुनाव होगी वो वहां पे यदि सत्ता में बने रहते हैं उनके लिए अच्छी बात है, सत्ता में यदि इस सत्ता से वहां से भी चले जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज आगे और आने वाले दिनों में होगी। और मेरे ख्याल से जैसा मैंने आपको कहा 2024 में ही मैंने कहा था ये उनकी अंत की शुरुआत हो सकती है, बट पॉलिटिक्स में फुल स्टॉप होता नहीं, साथ में ये मैं भी ये कहता हूँ। तो देखना पड़ेगा कि आगे कैसा होता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा पंजाब में चैलेंज अरविंद सरकार केजरीवाल बनाना जी के। चुनौती होगी या आपका संगठन बचाना चुनौती होगी केजरीवाल पे? सबसे बड़ी है कि उनको अपने संगठन पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके लिए अभी चुनाव से पहले, क्योंकि अभी एक रिवोल्ट साइड शुरू होगा, भगदड़ हो सकती है, क्योंकि एक छवि अभी उनकी जो चुनाव में हार हुई है वो एक इस वजह से भी हुई है ना कि उनकी छवि खत्म हो गई। अब उसी छवि की वजह से पंजाब में भी उनकी जीत मिली थी, जब पंजाब में जो दो बड़ी स्टैब्लिश पार्टी थी, कांग्रेस और अकाली दल, लोगों एक बार इसको एक बार उसको चुनाव में जीत दिला दिला के थक गए थे, इसलिए उन्होंने कहा एक नई पार्टी को ट्राई करते। तो अब जब इस तरह की पार्टी की दिल्ली में छवि धूमिल हो गई है तो वो देखना पड़ेगा कि वहां पे लोग इस तरह कैसे लेते हैं, क्योंकि पंजाब में भी तो दिल्ली में तो एक बहुत बड़े तबका पंजाबी वोटर थे जो इस बार बीजेपी का साथ दिए ना। पंजाबी आप देखेंगे, पंजाबी का लगभग 70% वोट बीजेपी को मिले हैं इस बार दिल्ली में। तो ये भी एक देखने वाली बात हो गई कि वो पंजाब के लोग जो वो इस रिजल्ट को किस तरह लेते हैं और इसका असर वहां पे जो विधायक है आम आदमी पार्टी के या जो लीडर्स है उस पर किस तरह का असर होता है आने वाले दिनों में दिखा। इसलिए मैंने कहा ना इनके लिए चैलेंजेस बड़ी है, पहले उनको अपने पार्टी पे कंट्रोल करना पंजाब में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उसके बाद 2027 में चुनाव जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले पंजाब की सरकार पर कंट्रोल करना ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। पार्टी तो सेकेंडरी है। ये सरकार पे तो कंट्रोल कर ही लेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि भगवंत मान जी मेरे ख्याल से उतना खराब इक्वेशन नहीं है उनका, दोनों का इक्वेशन बहुत बढ़िया है। अभी तक तो यही देखा जा रहा है। अब अंदर खाने कुछ हो तो डीप में तो हम लोग नहीं जा सकते, हमें नहीं पता होता, लेकिन इक्वेशन सही है। बट सरकार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो उसमें देखना होगा कि पहले संगठन पे कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह अपने आप को रेलेवेंस
डेवलपमेंट बना के रखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में, क्योंकि आने वाले दिनों में देखेंगे पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी होगी, लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा कि बहुत रिजिड हो गई थी कि एग्रेसिव। गठबंधन नहीं करना, एग्रेसिव। तो वो और ज्यादा एग्रेसिव होगी, एंड मेरे ख्याल से ये पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस को यदि पंजाब में खासकर यदि अपने को बनाए रखना है, तो वो यहाँ से जितना ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी, उनके लिए 2027 में उतनी ही चांसेस बने, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने लिए एक सिख लीडरशिप का धीरे धीरे ही चाहिए, तीन चार बड़े अच्छे नेता उन्होंने तैयार कर लिया, रवनीत सिंह बिट्टू हो, मनिंदर सिंह सिरसा हो, हरदीप सिंह पुरी हो, ये सब सिख नेता बीजेपी के उभर के आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये लोग पंजाब के पॉलिटिक्स में भी कुछ अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी कि वो किस तरह इस चीज को देखते हैं, और उनको एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, तभी ठीक है। वो जाके वहां पे केजरीवाल से लड़ सकते बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी, आपने इंसाइट्स दिए, बताए इलेक्शन कैसे हुआ, आपने बताया केजरीवाल की छवि कैसे धूमिल हुई। छवि धूमिल होना एक सबसे बड़ा फैक्टर था दिल्ली के चुनाव के अंदर, और आपने ये भी बताया अब आगे केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती पंजाब बचाना होगा। भावेश जी, थैंक यू वेरी मच हैं। बात करने धन्यवाद। के लिए। समय समय पर आपसे जुड़ते रहेंगे। आपका जो भी डाटा आया करे आप हमसे शेयर किया करिए, ताकि हम उसको सोशल मीडिया पर जितना हो सके, जितना हमारे हमारे हर संभव मदद, हर संभव आपके डाटा को हम फैला सके, अधिक से अधिक दर्शकों तक, अधिक से अधिक व्यूवर्स तक पहुंचा सके, यही हमारी कोशिश होगी। आज आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।